नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो अब हम अपने इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो मैंने आपको उत्तरी पर्वत श्रृंखला जिसमें पूरा हिमालय का जो विभाजन था पढ़ा दिया था, और साथ में इसके साथ ही मैंने कहा साथ में पर्वत वगैरह भी कवर कर दिए थे। पर्वत पहाड़ियाँ जो मुख्य चोटियाँ हैं भारत की सब कवर कर दी थी। तो अब हमने हमने उत्तरी पर्वत श्रृंखला पढ़ ली। अब पढ़ते हैं उत्तर का विशाल मैदान। जो ये मैदानी एरिया है ना, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और असम का जो कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर जो ये मैदानी भाग है, भार इस मैदानी भाग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तर भारत का जो मैदान है ना, ये भारत की सबसे समतल और उपजाऊ भूमि है, और यह हिमालय के दक्षिण और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में फैला हुआ है। जैसे ये हिमालय है, इसके दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान है, और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके उत्तर में है। इसकी लोकेशन आपको पता लग जाएगी ज्योग्राफिकल। तो और इस मैदान की सतह लगभग समतल, नीची और बंद घाटियों वाली है। यहाँ एक ही प्रकार की जो डिपॉजिट या मिट्टी पाई जाती है, जो कि नदियों के द्वारा ऊपर पहाड़ों से बहाकर लाई गई होती है। और इन निक्षेप निक्षेप मतलब होता है डिपॉजिट, इंग्लिश में कहते हैं। डिपॉजिट का मतलब है जैसे नदियां जो हैं, देखिए ये तिब्बत का पठार है, ये महान हिमालय है, लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय जो छोटा वाला सबसे है। तो उसमें क्या होता है, पहाड़ों से ही नदियां निकलती हैं। नदियां जो बह रही हैं उत्तर उत्तर भारत की अब हम जो बात कर रहे हैं, पहाड़ों से जो नदियां आ रही हैं, वो अपने साथ क्या होगा, पहाड़ों का, क्योंकि नदियां एकदम वेग से आ रही हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो एकदम वेग से पूरी स्पीड से आ रही हैं ना। तो अपने साथ पहाड़ों को काट छाट कर उनके थोड़े बहुत पत्थर वगैरह, मिट्टी, गाद, ये सब लेकर अपने साथ आएंगी। लेकर आएंगी, जाहिर सी बात है ना, जब पहाड़ पर्वत से नदियां आएंगी ऊपर से, तो पहाड़ों को काटती हुई अभी अपने पूरे वेग में है, रफ्तार में है। मिट्टी को, अवसाद को, वहां से जो भी है छोटे छोटे कंकर को, बजरी को अपने साथ लेते हुए आएंगी, है ना। लाने के बाद क्या होगा, जहां पर अब ढलान कम हो जाएगी, स्लोप कम हो जाएगी, वहां पर उनकी जो स्पीड है कम हो जाएगी। तो वहां पर लाकर अब उनको आगे वो ढकेल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर तो रफ्तार से आ रही थी, क्योंकि पहाड़ की स्लोप थी तो रफ्तार थी। जब मैदानी एरिया आएगा तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी, तो जो मिट्टी अवसाद है वहां पर लाकर वो जमा कर देंगी। इसी से मैदानी एरिया बना है, जहां जहां पर वो मिट्टी लाकर जमा की गई है। ये अभी आपको लगता होगा कि कहाँ नदियां इतना जमा कर पाएंगी। ये सब एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है, लाखों हजारों साल से ये नदियां लाकर ऊपर से सब जमा कर रही हैं, जिससे क्या हुआ, मैदानी भाग का निर्माण हुआ। तो सिंधु और गंगा का मैदान इसलिए उत्तर भारत वाले मैदान को कहा जाता है। उधर जो हम असम वाला पढ़ते हैं उसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। इन नदियों के द्वारा इन मैदानों को बनाया गया, और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। तो यही निक्षेप इन्हीं को कहा जाता है, जो मिट्टी, बजरी, पत्थर नदियां लेकर डिपॉजिट कर रही है ना, उसी को इंग्लिश में डिपॉजिट कह देते हैं, और हिंदी में निक्षेप कहा जाता है। तो इन निक्षेपों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए बालू, गाद, चिकनी मिट्टी, इनसे हुआ है। और मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से अवसादन यानी कि डिपोजिशन की प्रक्रिया से ही हुआ है, जहां नदियां अपने साथ लाई हुई मिट्टी जमा करती हैं। और इस क्षेत्र को समतल प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई बहुत कम होती है और सतह लगभग समान होती है। तो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सब कुछ समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। तो जब भारतीय प्लेट, मैंने आपको उसमें हिमालय वाले में पढ़ाया था ना कि हिमालय कैसे बना। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, दोनों प्लेटें टकराई थी, तब हिमालय का निर्माण हुआ था। और हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, जैसे कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये अपने साथ मिट्टी और गाद लाईं। और ये जो निक्षेप है, यही सब जो मिट्टी, गाद, बालू है, ये धीरे धीरे जमा होकर मैदान का निर्माण करते गए। इसकी विशेषता क्या है उत्तर भारत के मैदान का? तो ये विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है, यानी कि नदी द्वारा बना हुआ सबसे बड़ा समतल क्षेत्र। जल ओढ़, अगर आप इसको तोड़े हुए, तो जिसने जल को ओढ़ा हुआ है, ये मिट्टी जल के द्वारा लेकर आई गई है ना, इसी के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, समतल क्षेत्र का। और लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्र फैला हुआ है। अगर लंबाई की बात करें तो 2400 से लेकर 3200 किलोमीटर तक लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें तो 150 से 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और औसत अगर हम गहराई की बात करें तो 1300 से लेकर 1400 मीटर के लगभग इसकी गहराई है। ये कुछ विशेषता है जो आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, वन लाइनर। अब इसके बाद है जो सामान्यतः मैदान है ना, ये समतल और नीचे स्तर के क्षेत्र होते हैं, लेकिन भौगोलिक बनावट के
यानी कि ज्योग्राफिकल फीचर के अनुसार इसको दो भागों में बांटा गया है मैदानों को। एक तो भौगोलिक संरचनात्मक विभाजन यानी कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चरल डिवीजन, और दूसरा प्रादेशिक विभाजन रीजनल डिवीजन। तो दो भागों में मैदानों को, उत्तर भारत के मैदानों को बांटा गया है। एक तो उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवीजन और दूसरा रीजनल डिवीजन। तो दोनों भागों को हम पढ़ते हैं। पहले हम भौगोलिक संरचनात्मक विभाजन देखते हैं, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चरल डिवीजन देखते हैं। तो जब हम मैदानों को उनकी ऊंचाई, ढाल और सतह के रूप के आधार पर बांटते हैं तो उसे भौगोलिक संरचनात्मक विभाजन कहा जाता है। यानी कि जब मैदान को उसकी ऊंचाई के अनुसार, उसकी ढाल और उसकी सतह जो ऊपर वाली है उसके रूप में आधार पर हम बांटें तो उसे संरचनात्मक, उसकी यानी संरचना के हिसाब से बांट रहे हैं ना, तो उसके संरचनात्मक विभाजन कहा जाएगा। और इस आधार पर मैदान को चार प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, जो उत्तर भारत का मैदान है उसको समझने की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। एक प्रादेशिक विभाजन, यानी जिस प्रदेश में, सिंपल सी बात है, वो मैदान है, उस प्रदेश का नाम के हिसाब से उसका नाम रख दिया गया। और दूसरा है भौगोलिक संरचना के हिसाब से विभाजन, यानी कि एक ही प्रदेश में हो सकता है, उसकी जो भौगोलिक संरचना अलग अलग हो मैदान की, तो उसकी भौगोलिक संरचना, लेकिन प्रादेशिक विभाजन में पूरे प्रदेश के अंदर जो भी आ रहा है अलग अलग ही चाहे संरचना हो, लेकिन पूरा प्रादेशिक विभाजन कर दिया गया। जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे कि अभी पंजाब का मैदान, पंजाब या हरियाणा के मैदान, प्रादेशिक विभाजन है। अब भौगोलिक संरचना का क्या मतलब है कि उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे आगे हम देखेंगे। तो अगर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है तो मैंने ऐप पर पूरी कंप्लीट कर दी है। अराउंड 53 वीडियोस हैं और पूरी ई बुक भी मैंने अपलोड कर दी है फ्री, और इसके नोट्स भी मैंने सारे चार्ट्स एंड डायग्राम के साथ पूरा समझा दिया हुआ है। अभी ऑफर है 121 में, और अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्टडी वाइंस ऑफिशियल। आप वहाँ पर जाकर इस कोर्स को बाय कर सकते हो। पूरी रिकॉर्डेड क्लास है, पूरा कुछ मैंने पीसीएस लेवल का डिटेल में इंडियन पॉलिटी पढ़ाई है। इसके बाद आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कहीं और पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ई बुक वगैरह भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हो, और अभी इन पर भी ऑफर चल रहा है। तो अब हम भौगोलिक संरचना के हिसाब से विभाजन देखते हैं। तो देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उत्तर भारत के जो मैदान है इनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो भौगोलिक संरचना के हिसाब से और दूसरा प्रादेशिक विभाजन। तो भौगोलिक संरचना ही आपको पहले बता रहा हूँ। तो जैसे हिमालय है, ठीक। अब पहले ये बताओ, जो मैदान है, मैदान बने कैसे? नदियों के द्वारा बनाए गए, जाहिर सी बात है ना। तो नदियों के द्वारा बनाए गए, तो नदियाँ क्या करेंगी, ऊपर से क्या लेकर आएंगी हिमालय से? बजरी, पत्थर, बालू, गाद, यही सब लेकर आएंगी ना, नीचे बिछाएंगी। तो उन्हीं की संरचना के हिसाब से मैदान को बांटा गया है। सबसे पहले क्या होगा, देखिए, ऊपर से नदियां बहती हुई आ रही हैं हिमालय से, ठीक। गंगा नदी की ही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं अभी हम। गंगा नदी ऊपर से बहती हुई आ रही है, ठीक। अपने साथ पूरा वेग में है, रफ्तार में है, क्योंकि एकदम ढलान पे आ रही है ना, तो पूरी एकदम अपने उफान पर है। तो ऊपर से सारा कुछ बजरी, कंकर, पत्थर ला रही है। अब जैसे जैसे वो नीचे आ रही है, अब ढलान एकदम कम हो गई। अब यहाँ पर आने पर एकदम ही खत्म हो गई। तो क्या होगा, सबसे पहले जो उसके साथ जो भारी वाली चीज है, मतलब बजरी, पत्थर, वो जमा कर देगी। बाकी जो अभी मिट्टी वगैरह है, गाद वगैरह, उसको तो अभी भी वो इतनी ताकत है कि आगे लेकर चली जाएगी। स्लोप थोड़ी कम है ढाल, लेकिन सबसे पहले, अब जैसे आप ही समझो कि आपको सामान लेकर जाना है, ठीक। आप चढ़ाई चढ़ रहे हो, अभी आपको चढ़ाई चढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप थक गए तो भारी सामान उतारोगे या हल्का सामान उतारोगे? भारी सामान उतार के रख दोगे ना, ताकि आप आसानी से और आगे बढ़ पाओ। इसी प्रकार नदी आ रही है, नदी क्या स्पीड में, नदी ऊपर से ढाल ज़्यादा होगी, स्लोप ज़्यादा होगी, तो स्पीड में होगी। अब वो हर चीज़ को ढकेलते हुए ला रही है, क्योंकि एकदम वेग में है। लेकिन जब स्लोप कम हो गई, अब समतल जमीन आने लगी है, तो क्या होगा, सबसे पहले वो पत्थर, कंकर, बजरी, उनको छोड़ देगी। बाकी मिट्टी, गाद को आगे ढकेलेगी जहां तक उसका जोर लगेगा, लेकिन पत्थर बजरी को छोड़ देगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पहाड़ के नीचे उसके पैरों के पास ही कहा जाता है फुट हिल, वहां पर भाबर मैदान पाए जाते हैं। यानी कि बजरी, पत्थर वाले छोटे छोटे कंकर यहाँ पर होते हैं, इन्हें भाबर मैदान कहा जाता है। पहला विभाजन तो ये हो गया, थोड़ी इसकी पथरीली जमीन होगी। उसके बाद क्या होगा, अब बजरी पत्थर यहाँ रुक गया। अब पानी जो आ रहा है, तो क्या वो पानी थोड़ा ना रुक जाएगा? पानी तो जब बजरी वगैरह भी होती है, आपने देखा होगा, पानी उसमें डालोगे तो पानी तो उसके अंदर चला जाता है ना, है ना। उसी प्रकार पानी इसके अंदर समा जाता है। भाबर जो मैदान होते हैं
ऊपर सतह पर आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन पत्थरों के अंदर, इसके अंदर से पानी रिसता हुआ आगे आता है, फिर वो आगे आकर जमा हो जाता है और यहाँ पर क्या होता है, गाद वगैरह भी जमा हो जाती है। गाद आप समझते हो, जो पानी वगैरह जिसे हम कीचड़ कह देते हैं एक टाइप का, कि पानी में जब मिट्टी मिल जाए एकदम कीचड़ हो जाता है, तो वो उसके बाद यहाँ पर अब पानी क्या हो रहा है, रिस रिस के यहाँ से आ रहा है, मतलब बजरी और जो पत्थर इसके अंदर से, और मिट्टी वगैरह भी आ रही है, तो उसे तराई कहा जाता है। इसे कीचड़ कह देते हैं, जिसे हम आम भाषा में कि बहुत कीचड़ वाली जमीन है, बहुत नमी युक्त जमीन भी कह दिया जाएगा। ठीक, तो यह गया तराई। अब इमेजिन कर पा रहे हो ना जो मैं समझा रहा हूँ, पहले पत्थर वगैरह यहाँ पर छोड़ दिया नदी ने अपने साथ कि हाँ ठीक है, अब आगे नहीं ले जा पाएंगे, यहीं पर रख दिया क्योंकि अब स्पीड नहीं है, जमीन समतल हो गई है, पहले पहाड़ थे तो ढकेलते हुए लेकर आ रही थी। अब क्या होगा, पानी तो पत्थरों के अंदर भी जाएगा ही, वहां से रिसते हुए यहाँ पर आया। अब क्या हुआ, यहाँ पर मिट्टी वगैरह भी जमा हो गई और पानी भी यहाँ पर खड़ा हो गया, तो ये तराई जमीन कहा गया है। तराई मतलब जो नमी युक्त है बहुत ज्यादा। अब उसके बाद बांगर और खादर, इन दोनों को, बांगर और खादर, जलोढ़ मैदान के अंदर माना जाता है। जैसे एक प्रकार ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा बांगर है और चौथा खादर है। बांगर और खादर जलोढ़ मैदान के अंदर आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बांगर होते हैं ना, ये पुरानी मिट्टी वाले हैं। इसकी मैं आगे आपको क्या कहते हैं, कंपैरिजन आपको पढ़ाऊंगा बांगर और खादर। खादर में क्या होता है कि जब हर वर्ष इस इलाके पर बाढ़ आती है, तो हर वर्ष क्या होता है, नदियां नई मिट्टी लाकर यहाँ बिछा देती हैं खादर मैदान में। समझ रहे हो आप, जैसे बिहार के कुछ इलाकों में हर वर्ष बाढ़ आती है कि नहीं आती, तो जब उनके जो खेतों में होता है, जैसे खेत हैं पानी से भर जाते हैं, तो नदियां क्या करती हैं, मिट्टी लाकर, उपजाऊ मिट्टी लाकर यहाँ पर बिछा देती हैं खादर मैदान में। ये खादर, बांगर ऐसे हैं जो बाढ़ युक्त नहीं होते, पहले यहाँ पर नदियों ने लाकर मिट्टी बिछा दी है, खेती होती है। लेकिन हर वर्ष यहाँ पर, अब उपजाऊ की बात की जाए तो बांगर मैदान ज्यादा उपजाऊ होंगे कि खादर, तो खादर हर वर्ष यहाँ पर नदियां लाकर मिट्टी बिछा दे रही हैं। ठीक, तो खादर मैदान क्या कहते हैं, इसमें मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है और बांगर में इतनी उपजाऊ नहीं होती है, पहले नदियों ने बिछाया हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार हम इसका संरचनात्मक विभाजन कर सकते हैं। पहले आपको पूरा मैंने डायग्राम से समझा दिया, इस डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा ना, पूरा प्रेजेंटेशन के साथ बना हुआ कि हाँ कैसे पहाड़ से नदी आई, फिर सबसे पहले भाबर आया, भाबर मतलब बाबर नहीं, भाबर मैदान आया, तो उसके बाद तराई, फिर बांगर, फिर खादर। और बाबर और वागला भी अगर आपको पढ़ना है तो हिस्ट्री मैंने पढ़ाई हुई है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, 3 प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, तीनों में मैंने हिस्ट्री डिटेल में पढ़ाई हुई है। तो उसके बाद अब चलिए पढ़े हम इसको, भौगोलिक संरचनात्मक विभाजन के अनुसार पढ़ते हैं भाबर क्षेत्र। जैसे इस डायग्राम से भी आपको क्लियर होगा, आप इसे उत्तर भारत मानो, नीचे आते हुए दक्षिण भारत, उत्तर से दक्षिण ऐसे समझो। अब पहाड़ों से नदियां, हिमालय से आ रही नदी, ठीक। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो बजरी पत्थर है यहीं पर बिछा दिया, इसे भाबर मैदान कहा जाएगा। अब इसके आगे तराई क्षेत्र शुरू होता है, जहाँ पर पानी नदी के अपन रिश्ती हुई आई और उसके साथ उसने अपना क्या कहते हैं जो भी गाद वगैरह बिछा दी। उसके बाद नदी अपना एक धारा बना लेती है। अब यहाँ पर नदी आई, देखो खादर, यहाँ पर जब पानी ज़्यादा होगा तो बाढ़ हो जाएगी, तो यहाँ पर मिट्टी लाकर बिछा देगी, ये खादर है। और इस तरफ वाले जो मैदान होंगे इन्हें बांगर कहा जाएगा, बांगर मैदान। तो ये ज़्यादा उपजाऊ खादर वाले होते हैं जो नदी किनारे हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ लाकर जब बाढ़ आएगी तो फैलेंगी, तो यहाँ पर मिट्टी बिछा देंगी, ये खादर होगा। और बगल में ये बहुत सालों बाद कभी यहाँ पर बाढ़ आ सकती है, नहीं तो नहीं, तो ये पुरानी है, तो ये बांगर मैदान हुए। आपको इससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हुआ होगा ना कि कैसे नदी एक संरचना आप समझ पाए होंगे। यहाँ देखिए, अगर आपको इस डायग्राम से थोड़ा एक चीज़ और आपको समझाना चाहता हूँ, आप देखोगे कि एक मिनट रुको, ये नदी आ रही है ना, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर नहीं दिख रही क्योंकि यहाँ पर समा जाती है अंदर, पत्थरों के बीच में बज रही, फिर यहाँ से कहीं से निकलती है, देखिए यहाँ पर अंदर से तो निकल ही रही है, यहाँ पर फिर तराई एरिया हो गया, उसका एक धारा बन जाती है। अब बाढ़ आएगी तो यहाँ यहाँ पानी फैलेगा, ये खादर मैदान कहा जाएगा। बांगर उसके बगल वाले दूर वाले इलाके होते हैं, जहाँ पर पहले नदियों ने मैदान ही बनाया होता है, क्योंकि कई वर्षों बाद, कई दशकों बाद यहाँ पर भी बाढ़ आ सकती है, तो यहाँ पर भी बिछाई जाती है मिट्टी। लेकिन यहाँ पर तो हर वर्ष लगभग आती है खादर में। तो यहाँ से आपको एक और ओवरव्यू मिल गया होगा। अब इसको पढ़ भी लेते हैं। तो भाबर या भाबर भी कहते हैं इसको। तो जब हिमालय से निकलने वाली नदियां शिवालिक पहाड़ियों से नीचे उतरती हैं, ये वाला भाबर क्षेत्र बजरी पत्थर वाला, तो वे अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, गोलाश्म मतलब बड़े पत्थर और कंकड़ वगैरह लेकर आती हैं। इन भारी पदार्थों का जो जमा होता है वो शिवालिक के तल
यानी कि फुट हिल्स में होता है। इन्हीं जमाओं को भाबर क्षेत्र कहा जाता है और सिंधु से तीस्ता नदी तक एक संकीर्ण पट्टी के रूप में फैला हुआ है। उत्तर भारत में जैसे हम भारत का मैप बनाए उत्तर भारत, तो ये नहीं कि एक ही एरिया में, ऐसा उत्तर भारत में ऐसे लगातार आगे तक जो नदियां बह के आ रही हैं, ठीक। और इसकी जो औसत चौड़ाई होती है लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक होती है। और यहाँ की जो मिट्टी होती है छिद्र युक्त यानी पोर्स वाली होती है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं और कंकर भरे होते हैं। इसलिए मिट्टी के छिद्र युक्त होने के कारण इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों का पानी जमीन के अंदर समा जाता है। ये जो पत्थर बजरी हैं, पानी क्या होगा, जब गिरता है तो मिट्टी छिद्र युक्त होती हैं, पानी समा जाता है इसके अंदर, फिर वहां से निकल के बाहर आता है। तो आसान है। और इसलिए भाबर क्षेत्र में नदियां सतह पर दिखाई नहीं देती और यह क्षेत्र उपजाऊ नहीं होता। बजरी पत्थर वाला क्षेत्र आप बताओ कितना उपजाऊ होगा। यहाँ की भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती, अनुपयुक्त होती है। उसके बाद आता है तराई क्षेत्र। तो जब नदियां भाबर क्षेत्र में अंडरग्राउंड हो जाती हैं तो आगे जाकर वो तराई क्षेत्र में, अब देखिए जो भाबर जोन है, तराई जोन है, इनको इंग्लिश में भी यही कहते हैं, उनका इंग्लिश में अलग नाम नहीं है। तराई क्षेत्र में दोबारा फिर दिखाई देती हैं। जब भाबर क्षेत्र से निकलती हैं तो तराई जोन में, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए इरेज करके दिखाता हूँ दोबारा। ये भाबर जोन था, नदी तराई जोन में दिख रही है कि नहीं दिख रही? एक मिनट रुको, ये देखिए भाबर यहाँ पहले पहाड़ों से आई, फिर भाबर में समा गई, फिर यहाँ से आप देखो ये धारा निकल रही है। तो तराई क्षेत्र में नदियाँ दिखाई देती है ना ऊपर, तो सतह पर प्रकट होती हैं। और यहाँ नदियाँ अपनी गति कम होने पर गाद, चिकनी मिट्टी और जो भी अपने द्वारा अवसाद ला है जमा कर देती हैं। और इन डिपॉजिट से यह क्षेत्र समतल, नम और उपजाऊ बनता है। और इसकी चौड़ाई लगभग 10 से 20 किलोमीटर होती है और मिट्टी नमी युक्त और गाद युक्त और बहुत उपजाऊ होती है। और यहाँ धान, क्योंकि जिन फसलों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, अब ये मिट्टी नमी युक्त है तो यहाँ पर उसका खेती हो सकती है। तो जैसे धान, गन्ना, गेहूँ, ये फसलें यहाँ पर खूब उगाई जाती हैं। और यह क्षेत्र दलदली और घने जंगलों से भरा रहता है। और यहाँ पर मलेरिया जैसी बीमारियां भी बहुत अधिक होती हैं, क्योंकि नमी युक्त है तो मच्छर वगैरह भी पैदा होते हैं, तो मलेरिया जैसी बीमारियां भी यहाँ अधिक होती हैं तराई वाले क्षेत्रों में। उसके बाद है जलोढ़ मैदान। तो मैंने आपको बताया था कि जलोढ़ मैदान को दो उसमें बांटा गया है। यह मैदान नदियों द्वारा लाई गई जो महीन मिट्टी होती हैं, लंबे समय तक जमा होने के बाद ये बनते हैं और ये भारत के सबसे उपजाऊ मैदान होते हैं। और जलोढ़ मैदान जो होता है, ये मिट्टी की आयु के आधार पर दो भागों में बांटे गए हैं, क्योंकि नई नई मिट्टी हर वर्ष बिछ रही है और एक जगह पुरानी मिट्टी है, तो मिट्टी की आयु के हिसाब से दो भागों में बांटे जाते हैं, भांगर और खादर। तो भांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी, थोड़ा ऊंचा और कठोर भाग होता है, बाढ़ का प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता। लेकिन जो खादर होता है, ये नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ हर साल बाढ़ से मिट्टी नई होती रहती है और बहुत उपजाऊ भूमि होती है। अगर इसका आपको कंपैरिजन बताऊं तो देखिए, भांगर जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनता है मैदान, खादर नई जलोढ़ मिट्टी से बनता है। भांगर यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनी होती है जो पहले के समय में जमा हुई थी और बाढ़ के मैदान से ऊपर स्थित होता है, इसीलिए कम उपजाऊ होती है। और इसमें कंकर चूनेदार जो होता है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मुख्यतः पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पाई जाती है। और जो खादर मैदान होते हैं, यह ताजा जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं जो कि हर साल बाढ़ से जमा होते हैं और बाढ़ के मैदान में ये पाई जाती है, इसलिए अत्यंत उपजाऊ होती है। और इसमें चिकनी मिट्टी होती है जो कि धान, गेहूं, गन्ना, दालों इन खेती के लिए उपयुक्त होती है। और प्रमुखता पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में ये मैदान पाए जाते हैं, नए जलोढ़ मिट्टी वाले। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहते हैं, आप समझ लीजिए, और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। और उसी के साथ आप समझिए कि डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, जब जो नदी होती है वो तीव्र ढलान से यानी कि पहाड़ों से, पर्वतों से आ रही होती है, तब तब वो अपनी युवावस्था में होती है, एकदम जोश में होती है, एकदम किसी को रास्ते में नहीं देखती, तोड़ते फोड़ते, मतलब जो भी आ रहा है रास्ते में काटते हुए चली आ रही, चीरते हुए, क्योंकि नदी एकदम अपने वेग में है, युवावस्था में है, तीव्र गति में। उस समय वो इरोजन कर रही होती है, अपरदन। इरोजन का मतलब है जो भी पहाड़ है, जो भी उसके सामने आ रहा है, चीरते हुए, तोड़ते हुए,
पत्थर वगैरह जो भी आ रहा है सबको घसीटते हुए ले आ रही है, तो अप्रदन कर रही है ना। पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ये। उसके बाद जब मैदानी क्षेत्र में आती है नदी, तो अपनी प्रौढ़ावस्था में आ जाती है। यहाँ पर क्या करती है, अब उसके बाद वो युवावस्था से प्रौढ़ावस्था थोड़ी मैच्योर हो जाती है, तो वो जो भी लाई होती है सामान यहाँ पर लाके बिछा देती है। ठीक है भैया, पहले पत्थर पुत्थर भारी सामान उतार दिया, गाद मिट्टी उतार दी, अब धीरे धीरे मिट्टियों को जितनी उसकी ताकत लग रही है आगे बढ़ती हुई जाती है। लेकिन फिर भी अभी ये नहीं कि, क्योंकि स्लोप तो है ही, भले समतल मैदान है लेकिन एकदम सीधा नहीं होता ना। जहाँ उसको ढलान मिलती है नदी वहां बहती रहती है, अपना रास्ता बना लेती है। फिर हो जाती है उसकी गति एकदम मंद आगे आके, वो अपनी बुजुर्ग अवस्था में आ जाती है, वृद्धावस्था में। तो जैसे जो क्या कहते हैं बंगाल की खाड़ी है उधर आके, क्योंकि नदियां समंदर में जाके मिल जाती हैं, वहां पर आकर फिर क्या करती है, जो भी वो अब क्या होता है, पत्थर वगैरह तो यहाँ होगा नहीं, बहुत कम मात्रा में पत्थर मिट्टी वगैरह जो भी है लाकर समुद्र के किनारे बिछा देती है। तो उसी से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। नदी के मुहाने में जब डिपॉजिट कर देती है, आप समझे, एक मिनट आगे मैंने शायद स्लाइड लगाई होगी, ये देखिए, यही समंदर है। नदियां क्या कर रही हैं, जो भी मिट्टी लाई है समंदर में लाके बिछा दे रही हैं। इसे बिछाने से क्या होगा, ये देखिए, ये डेल्टा बन रहा है। ये नदी आ रही है, यहाँ पर मिट्टी बिछा दे रही ना, और नदी उपधाराओं में बट के फिर समंदर में मिल जा रही है। तो यहाँ पर लाई अपने साथ ये जो मिट्टी बिछा दे रही है, छोटे छोटे काइंड ऑफ, छोटा सा ही लेकिन द्वीप टाइप का समझ लो, लेकिन द्वीप नहीं कह सकते, लेकिन छोटे छोटे द्वीप टाइप बना दे रही है। इन्हीं को डेल्टा कहा जा रहा है, जो जमीन के टुकड़े बन जा रहे हैं, क्योंकि ये मिट्टी लाकर यहाँ बिछा दे रही है। तो डेल्टा एक त्रिभुजाकार स्थलाकृति होती है। इसका निर्माण नदी के मुहाने पर, जहाँ नदी खत्म हो रही है, पर महीन जलोढ़ के निक्षेपण डिपोजिटेशन से होती है। इसे खादर का ही विस्तार माना जाता है, और यह नदी की वृद्धावस्था से बनता है, और यहाँ कीचड़ और दलदली भूमि पाई जाती है, और जो मैंग्रोव वन होते हैं ना यहीं पर पाए जाते हैं। और ये चावल और जूट की खेती के लिए भी ये भूमि उपयुक्त होती है। और भारत में डेल्टा का विस्तार लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे प्रसिद्ध जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी कि मेघना नदी द्वारा बना हुआ है। तो ये डेल्टा समझ गए ना क्या होता है, कि जब नदी एकदम, जो भी ला एकदम लास्ट स्टेज में जो भी लाकर अपने साथ बिछा देती है, मतलब जो भी मिट्टी वगैरह अवसाद वगैरह, तो उसी को डेल्टा कहा जाता है। अब हमने क्या किया कि संरचना के हिसाब से विभाजन पढ़ लिया। अब हम रीजनल डिवीजन देखते हैं, प्रादेशिक विभाजन देखते हैं। तो जैसे उसमें भी संरचना के हिसाब से भी 4 उसमें बांटा गया था, है ना। भाबर, और क्या कहते हैं तराई, बांगर और खादर। वैसे इसमें भी प्रादेशिक विभाजन में भी 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पंजाब प्रादेशिक मतलब समझ लीजिए एक प्रदेश के हिसाब से, कि जहाँ जो मैदान है वही नाम रख दिया। पंजाब वो हरियाणा के मैदान, गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान और राजस्थान के मैदान। जैसे आप देखिएगा, ये पंजाब और हरियाणा के मैदान है, ये राजस्थान के मैदान है, ये गंगा का मैदान है। गंगा के मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि बहुत बड़ा इसका विस्तार है। उच्च गंगा का मैदान, बीच वाले को मध्य गंगा कहते हैं, और सबसे नीचे वाले को निम्न गंगा कहा जाता है। और जो असम के एरिया में है, ये ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया है, इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। तो 4 भागों में आप समझ गए, पूरा जो उत्तर भारत का मैदान है प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से बांटा गया है। ये आप उच्च गंगा में देखेंगे कि जो अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना, वो है। फिर उसके बाद मध्य गंगा में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार आ जाता है। और क्या कहते हैं अपना निम्न गंगा में, आप थोड़ा सा बिहार कह रही है, नहीं तो पूरा बिहार बहुत कम है, इसमें पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से आता है निम्न गंगा में। और असम वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र वाला जो कहते हैं, ये असम वाला क्षेत्र है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया है। तो ये आपको थोड़ा ओवरव्यू समझ आ गया होगा कि हाँ किस हिसाब से प्रादेशिक विभाजन किया गया है। तो पहले पंजाब हुआ हरियाणा के मैदान। तो पंजाब के मैदान सिंधु नदी और उसकी जो 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इनके द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप मतलब जो भी मिट्टी वगैरह जो अवसाद वगैरह लाकर डिपोजिट लाकर जमा होता है, उससे बनाया गया है। और ये मैदान भारत और पाकिस्तान दोनों में फैले हुए हैं। भारत में मुख्यतः पंजाब, हरियाणा राज्य और पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में ये मैदान फैला हुआ है। और यहाँ की भूमि नदियों द्वारा कटाव और निक्षेपण के कारण बनी है, जिसे स्थानीय रूप में छाछ कहा जाता है। और यह शब्द विशेष रूप से पंजाब के होशियारपुर जिले में प्रचलित है, छाछ,
जो मिट्टी लाकर जमा करके बनाया गया है, बनी है। तो पंजाब मैदान के प्रमुख दोआब, हाँ दोआब पूछे जाते हैं। दोआब का मतलब होता है, आब मतलब पानी या नदी कह दो, तो दो आब इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। जैसे एक नदी यहाँ से बह रही है और एक नदी बह रही है, तो ये जो बीच की भूमि है इसे दोआब कहा जाएगा, दो नदियों के बीच की भूमि। तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है और यहाँ कई प्रमुख दोआब प्रसिद्ध हैं और यहाँ से दोआबों से बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है। मैंने सारे पंजाब के दोआब यहाँ पर आपको बता दिए। तो देखिए, चेनाब और झेलम के बीच में जो दोआब बनता है उसे चाज दोआब कहा जाता है और इन्हें याद रखना बहुत ही आसान है। जो दो नदियां होंगी ना, उन्हीं के पहले पहले वर्ड को उठाया गया होता है। जैसे चिनाब और झेलम है ना, तो नाम क्या रखा है, चाज। तो चिनाब का चे ले लिया और झेलम का झा ले लिया, तो चाज बना दिया ऐसे इन्होंने। जैसे आप देखो, ये देखिए, चिनाब नदी है और ये झेलम नदी है। ठीक, इसके बीच का जो ये भूमि है इसे दोआब कहा जाएगा और इसे क्या कहा जाएगा, इंग्लिश में चा और झा, तो चाज कहा गया, समझ जाओगे आप। और चिनाब और रावी के बीच में जो भूमि है, ये जैसे चिनाब है और ये रावी है, इसके बीच में जो भूमि आ रही है तो इसे कहा गया रचना। र यहाँ से ले लिया और चना यहाँ से ले लिया, तो रचना। आसान है कि नहीं। उसके बाद ब्यास और रावी के बीच में जो जमीन है उसे क्या कहा गया, तो उसे कहा गया बारी। ब्यास और रावी, बारी। ब्यास और सतलुज के बीच की जमीन को क्या कहा गया, तो बिस्त। ब और स्त, सतलुज का सत, तो बिस्त। और झेलम और सिंधु नदी के बीच के दोआब को तो सिंधु सागर दोआब कहा जाता है। तो बारी, चाज, रचना, यहाँ से ना बहुत प्रश्न बने हैं, बहुत बार रेलवे वगैरह में, एसएससी वगैरह में यहाँ से प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। इसको एक बार पढ़ना क्या है तो समझ ही गए आप, कि याद ही रखना कितना आसान है, पहले पहले अक्षर ले लेते हैं बस। तो हमने पंजाब का मैदान देखा, अब देखते हैं गंगा का मैदान। तो उत्तर भारत के मैदान का प्रादेशिक उपभाग है जिसका विस्तार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है और आंशिक रूप से इसका विस्तार हरियाणा, दिल्ली एवं झारखंड राज्यों में भी है, जो कि पूर्व में तीस्ता नदी से पश्चिम में घग्गर नदी तक विस्तृत है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो गंगा के मैदान का विस्तार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। और इसे भी 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि गंगा का मैदान बहुत बड़ा मैदान है, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले को उच्च गंगा का मैदान कहते हैं, फिर मध्य गंगा का मैदान आता है, फिर नीचे निम्न गंगा का मैदान आता है, फिर तो गंगा समुद्र में ही मिल जाती है। तो उच्च गंगा के मैदान में आप समझ लीजिए कि जो अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। उसके बाद मध्य गंगा में क्या आता है कि बाकी का उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाला क्षेत्र। और निम्न गंगा में आ जाता है पश्चिम बंगाल। तो उच्च गंगा का मैदान हम देखें तो उच्च गंगा का मैदान ये वाला है, देखिए यहाँ पर ये बनाया गया है, ये वाला, ये बाउंड्री है उच्च गंगा का मैदान, जिसमें आप यमुना नदी देख रहे हो, चंबल, रामगंगा, गोमती नदी, गंगा का कानपुर वाला क्षेत्र, प्रयागराज वाला क्षेत्र, प्रयागराज लखनऊ वाला इसी में आता है, कानपुर भी इसी में आता है। तो उसके बाद आगे आती है मध्य गंगा। यहाँ पर ये बाउंड्री आप देख रहे हो ना, ये वाली, ये मैं आपको इस मैप से आपको समझ आ रहा होगा, नीचे बुंदेलखंड है, तरफ तो मध्य गंगा ही जाएगी। तो स्थान यह है, गंगा के मैदान का पश्चिमी भाग है। अगर आप गंगा देखो तो पश्चिम की तरफ है ना, पश्चिमी भाग है। और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और आंशिक रूप से आप देखोगे तो हरियाणा और क्या कहते हैं, दिल्ली और उत्तराखंड में फैला हुआ है। सीमाएं अगर आप इसकी देखोगे तो उत्तर में शिवालिक पर्वत और पश्चिम में हरियाणा और पंजाब के मैदान है, इस तरफ आपको पता है। दक्षिण में बुंदेलखंड है और पूर्व में मध्य गंगा का मैदान आ जाता है। ये इसकी सीमाएं हैं। विस्तार की बात करें तो लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है, चौड़ाई लगभग 300 से 350 किलोमीटर में। और मुख्य भाग इसमें गंगा यमुना दोआब, मैंने आपको बताया कि दो नदियों के बीच का जो भूमि होती है उसे दोआब कहा जाता है। यहाँ गंगा नदी भी है, आप देखिए बीच में गंगा निकल ही रही है, और ये यमुना नदी भी है, गंगा यमुना। तो उसके गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड मैदान और अवध वाला जो क्षेत्र है अपना, यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रयागराज, अमेठी, अयोध्या, गोंडा, ये सब अवध वाला क्षेत्र है। तो अवध मैदान, क्योंकि इस तरफ पूरा आ रहा है ना, इस तरफ।
तो ये अवध मैदान के बाद मुख्य नदियाँ गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा, काली, ये सब इसकी मुख्य नदियाँ हैं। ढाल की बात करें तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर ढाल है और वर्षा लगभग यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और मुख्य फसलों की बात करें तो गेहूं, चना, सरसों जो रबी की फसलें होती हैं यहाँ पर होती हैं। और स्थलाकृति की बात करें तो समतल भूमि में कुछ स्थानों पर रेत की लहरदार टीले भी पाए जाते हैं। और प्रमुख शहर की बात की जाए तो प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, आगरा, दिल्ली प्रमुख शहर हैं। और यह घनी आबादी वाला उपजाऊ क्षेत्र और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश है। उच्च गंगा का मैदान। उसके बाद आता है मध्य गंगा का मैदान। ये आप यहाँ पर देखिए, ये मध्य गंगा, यहाँ बनारस दिख रहा है। मध्य गंगा का मैदान इस तरफ पटना वगैरह इसमें यहाँ पर आप देख रहे हो, बिहार वाला क्षेत्र भी इसी में आ जाता है ना, मध्य गंगा में ही। एक तो पूर्वी उत्तर प्रदेश अपना आ जाएगा और पूर्व बिहार वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो उत्तर में तो शिवालिक पर्वत है ही, दक्षिण में बुंदेलखंड का पठार है और पश्चिम में क्या कहते हैं, इधर आप देखोगे उच्च गंगा का मैदान है और पूर्व में आप इधर निम्न गंगा का मैदान है। और विस्तार इसका भी लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके मुख्य अगर हम बात करें भाग की तो गंगा और घाघरा दोआब और साथ में मिथिला का मैदान, कोसी का मैदान और मगध और अंग का मैदान इस क्षेत्र में आता है। ठीक, तो प्रमुख नदियां की गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। और वर्षा की बात करें तो औसतन 100 से 150 किलोमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। मुख्य फसलें कहें तो गेहूं, चावल, चना यहाँ की मुख्य फसल है। और सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो भारतीय संस्कृति और धर्म के विकास का प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि बनारस, पटना, मुजफ्फरपुर जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक नगर यहाँ पर स्थित हैं। और प्राचीन जो 16 महाजनपद थे ना, उनमें से भी कई जैसे मगध, अंग यहीं पर थे। और बाढ़ की समस्या भी यहाँ पर देखने को मिलती है, विशेषकर जो कोसी नदी है ना, जो आप ये देख रहे हो कोसी नदी, इसके कारण ये अपना रास्ता बदल लेती है, तो कई बार ये बाढ़ से प्रभावित रहता है। इसी कारण कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को ना। और अब आते हैं निम्न गंगा का मैदान। तो ये वाला आप जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया हमारा है ना, इसे निम्न गंगा का मैदान आप समझ लीजिए। तो गंगा के मैदान का सबसे पूर्वी भाग और मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और आंशिक रूप से बिहार और बांग्लादेश में फैला हुआ है। सीमाओं की बात करें तो उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय है और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार है और पूर्व में बांग्लादेश का मैदान है। तो विस्तार की बात करें तो लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। और इसमें भी द्वार का मैदान, रार का मैदान और बारिंद का मैदान हमें मुख्य भाग देखने को मिलता है। और मुख्य नदियों की बात करें तो गंगा, महानंदा, तीस्ता, दामोदर, संकोश यहाँ की मुख्य नदियां हैं। ढाल की बात करें तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर और लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और चावल, जूट, यह क्षेत्र जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और दक्षिणी भाग में जो सुंदरबन डेल्टा है ना, यहीं पर स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। यह है गंगा के मैदान के बारे में, निम्न गंगा के मैदान के बारे में। तो आगे अब हम राजस्थान का मैदान देखते हैं। तो हमने पंजाब हरियाणा का मैदान देख लिया, गंगा के मैदान देख लिए। अब हम तीसरा राजस्थान का मैदान देखते हैं। तो आप ये देख ही रहे होगे, मैप से आपको समझ आ रहा होगा। तो ये अगर आप ये राजस्थान का मैप है तो ये वाला आप एरिया जो ऊपर राजस्थान का जो हम पश्चिमी क्षेत्र है ना, वो मरुस्थलीय है। यहाँ पर मैं लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर समवर्षा यहाँ पर होती है। फिर आता है राजस्थान का बांगर मैदान, ये वाला। ठीक, उसके नीचे अरावली पर्वत श्रृंखला आ जाती है, मैंने आपको पढ़ाई हुई है। यहाँ पर लूनी नदी भी आप देख रहे हो। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यह उत्तर भारत के मैदान का पश्चिमी भाग है और मुख्य रूप से राजस्थान में फैला हुआ है, इसी वजह से राजस्थान का मैदान कहते ही हैं। पूर्व में अरावली पर्वतमाला है और पश्चिम में भारत पाकिस्तान सीमा और सिंधु मैदान है। जैसे ये आप देख रहे हो ना राजस्थान का मैदान, तो पूर्व में क्या है, पूर्व में अरावली, ठीक, और पश्चिम में इस तरफ आपको पता बॉर्डर लगता है, भारत पाकिस्तान सीमा। उत्तर में हरियाणा और पंजाब के मैदान हैं और दक्षिण में गुजरात का जो कच्छ का रण है। और विस्तार की बात करें तो लगभग 1 दशमलव लाख वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है।
और प्रकृति की बात करें तो यह मैदान प्रायद्वीपीय भारत का भाग माना जाता है, जो पहले समुद्र के नीचे था और बाद में समुद्र के पीछे हटने से बना ऐसा माना जाता है। प्राकृतिक भूगोल वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है। और विभाजन की बात करें तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, यही वाली है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इस तरफ कम वर्षा होती है, इसलिए अब मरुस्थलीय भाग है। इसको दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी जो भाग है, ये जो ये वाला क्षेत्र है, ये पूर्वी वाला क्षेत्र है, ये उपजाऊ है, अपेक्षाकृत उपजाऊ है। लेकिन जो पश्चिमी भाग है, ये वाला मरुस्थलीय भाग, ये रेतीला और मरुस्थलीय क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है। और इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदियां हैं यहाँ की, वो लूनी नदी है, जो कि अंतर्वाही अंदर बहती है। और ढाल की बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, और केवल 20 से 25 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और मुख्य फसलें बात करें तो जो मोटा अनाज होता है, बाजरा ज्वार यहाँ पर होता है, और मूंग जैसी सूखा सहिष्णु फसलें यहाँ पर होती हैं। लेकिन इंदिरा गांधी नहर आने के बाद से यहाँ पर गेहूं जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। और रेतीले टीलों, बरखान और प्लाया झीलों की अधिकता है यहाँ पर। और प्रमुख खारी झीलें जैसे सांबर झील, डिडवाना झील, लूनसर झील और पचपदरा झील यहाँ पर पाई जाती है। और सांभर झील जो है नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तेल क्षेत्र बाड़मेर में मंगला, ऐश्वर्या और भाग्यम आदि तेल क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पश्चिमी भाग में स्थित जो थार का मरुस्थल है ना, वो विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, क्योंकि इंदिरा गांधी जब नहर यहाँ पर आई तो पानी आने के कारण बहुत सी आबादी यहाँ पर बसी है। तो विश्व की सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल क्षेत्र है ये पश्चिमी भाग वाला जो थार मरुस्थल है। अब आगे हम ब्रह्मपुत्र का जो चौथा मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ते हैं। तो यह उत्तर आप देख रहे हो ना, ये वाला जो असम वाले क्षेत्र में है, यह उत्तर भारत के मैदान का सबसे पूर्वी भाग है और मुख्य रूप से असम राज्य में फैला हुआ है। और इसको भी अगर हम क्षेत्रीय विभाजन करें तो उच्च असम का मैदान और नीचे वाला निम्न असम का मैदान। और भौगोलिक विवरण की बात करें तो वही है डाटा वगैरह कि 85,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है, चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है। ये सब इतना आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। और निर्माण और नदियों की बात करें तो इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी जैसे कि मानस, सुबनसिरी, लोहित, दिबांग आदि के द्वारा हुआ है, जो कि आप ये देख रहे हो, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है ना, ये देखिए रास्ते में सब ये मिल रही हैं इससे। और जलवायु की बात करें, फसल की बात करें तो वर्षा बहुत अधिक, औसत 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। और मुख्य फसलें यहाँ पर चावल और जूट है। और यह क्षेत्र जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। असम और पश्चिम बंगाल प्रमुख इसके उत्पादक राज्य हैं। और स्थलाकृति की बात करें तो मैदान समतल और उपजाऊ हैं। यहाँ घुमावदार नदी मार्ग और नदी द्वीप पाए जाते हैं, जैसे कि जो आप माजुली द्वीप ये देख रहे हो, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम में ही स्थित है। घुमावदार नदी के कारण मार्ग में छोटे छोटे द्वीप बन गए हैं, लेकिन ये जो द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप, जो कि असम में ही स्थित है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। मैंने आपको उत्तर भारत के जो मैदान है पढ़ा दिए। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किन तीन प्रमुख नदी प्रणालियों के तलछट जमाव से हुआ है। तो मुख्य रूप से किन तीन नदियों ने उत्तर भारत के विशाल मैदान बनाए हैं। तो तीन नदियां आपको बहुत ही आसान है, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो गंगा तो है ही, और सिंधु भी है ही, और ब्रह्मपुत्र, यही तीनों नदियां हैं कि नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत के मैदानों में खादर शब्द का क्या अर्थ है। तो खादर शब्द का आपको अर्थ बताना है। तो खादर आपको पता है ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, नहीं तो नई जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी के तो बांगर कहा जाता है ना, खादर नई जलोढ़ मिट्टी है जहां नदियां हर साल बाढ़ के साथ नई परत बिछाती हैं। अब अगला प्रश्न देखें, तो भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। पढ़ते हैं। यहाँ महीन रेत पाई जाती है, यहाँ नदियां फिर से सतह पर आ जाती हैं, वो तो तराई क्षेत्र होता है। यहाँ नदियां कंकड़ पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं, ये सही है, क्योंकि कंकड़ पत्थर यहाँ पर होते हैं भाबर क्षेत्र में, तो उसी के अंदर नदियां विलुप्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि पंजाब के मैदानों के संदर्भ में
दोआब का क्या अर्थ है? दो पर्वतों के बीच की घाटी नहीं, दो नदियों के बीच की भूमि, ये सही है। दो नदियों के बीच की भूमि को ही दोआब कहा जाता है। अब जैसे कि बारी दोआब, बिस्त दोआब। अगला प्रश्न है, बारी दोआब निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में आता है? तो बा से ब्यास, रा से रावी। पढ़ना ही आसान, पढ़कर ही पता चल जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ब्यास और रावी। तो ये रहा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पंजाब के मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से किन नदियों के निक्षेपण गतिविधि से हुआ है? तो पंजाब के मैदानों का निर्माण पूछा जा रहा है, तो वहां पर तो सिंधु नदी वाला सिस्टम है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंधु और उसकी सहायक नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। अब अगला प्रश्न है कि गंगा के मैदान के बांगर क्षेत्र का वर्णन कौन सा विकल्प सही करता है? अच्छा, बांगर वाली बात हो रही है, तो देखते हैं भैया। पहला क्या है? नदी के किनारे का नया जलोढ़, उसे तो खादर कहा जाता है। नदी से दूर स्थित पुराना जलोढ़ युक्त ऊंचा क्षेत्र, हाँ, जो नदी के से दूर स्थित है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, उसी को कहा जाता है बांगर। अगला प्रश्न है कि गंगा के मैदानों को सामान्यतः किन तीन उपभागों में विभाजित किया जाता है? तो जो गंगा के मैदान है ना, उन्हें किन तीन उपभागों में विभाजित करते हैं? तो गंगा के आपको पता ही है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचला गंगा मैदान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र के मैदान को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? असम घाटी, दून घाटी, तो सीधा आपको पता ही है असम घाटी, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, माजुली क्या है? यह ब्रह्मपुत्र के मैदान में क्यों महत्वपूर्ण है? तो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है क्या माजुली? नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो हाँ, माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में। अब अगला प्रश्न, तो उत्तर भारत के मैदानों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करने पर वर्षा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर आप देखोगे, तो मैंने और बताया था कि यहाँ पर इतनी सेंटीमीटर की वर्षा होती है, यहाँ पर इतनी होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा पर प्रभाव पूछा है, तो क्या होगा? तो वर्षा की मात्रा बढ़ती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। जैसे जैसे हम पश्चिम यानी कि पंजाब, राजस्थान से जो कि शुष्क एरिया हैं, वहाँ से अगर आप जाओगे पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, यहाँ पर क्या होगा? बढ़ते हैं, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं ना, उनका प्रभाव बढ़ता है, जिससे वहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन, जो हमने पढ़ा था ना, गंगा ब्रह्मपुत्र के बनना से संगम से वहां पर हुआ, मेघना नदियों संगम से बनता है। ना कि केवल भारत का, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब अगला प्रश्न है कि निम्न गंगा का मैदान किस राज्य में है? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम या उत्तर प्रदेश? तो जो निचला गंगा का मैदान है, यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि मध्य गंगा का मैदान किन राज्यों में है? तो जो मध्य गंगा का मैदान बताइए किन राज्यों में है? तो ये पंजाब और हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड या उत्तराखंड? तो जाहिर सी बात है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो क्षेत्र था, वहीं पर हमने पढ़ा था ना कि मध्य गंगा का मैदान है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।